मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपको आपकी साइंस की टीचर प्रज्ञा मैम आपको 5th चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई में आगे से पढ़ाना शुरू कर रही हैं, जिसमें कि हम लोग कल कहाँ तक पढ़ चुके थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पढ़ चुके थे। आज हम गोल्जी उपकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो क्या है सुनते चलिए। गोल्जी उपकरण कैमिलो गोल्जी द्वारा, भाई देखो नाम उनके द्वारा दिए गए जिन्होंने ढूंढा है। कैमिलो गोल्जी द्वारा वर्णित गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी, ठीक है, पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती हैं। तो मैं देखो आपको गोल्जी का इसमें दिखाती हूँ, तो दिख रही है, ये देखो ये गोल्जी का है, देखिए एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है, दिख रही है बेटा गोल्जी का, ये गोल्जी का है, गोल्जी उपकरण। ठीक है, ये गोल्जी का है जिसे बोलते हैं गोल्जी उपकरण कहते हैं। समांतर रूप से सजी रहती हैं, जिन्हें आगे हम लोग पढ़ते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं। आगे आ जाइए बच्चों, देखिए जिन्हें कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क एंडोप्लाज्मिक झिल्लियों से होता है और इसलिए जटिल कोशिकाएं झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती हैं। देखिए ये आपका दो अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। अलग अलग डिफरेंस क्या होता है कि जो प्लांट सेल होता है यानी पादप कोशिका में वैक्यूल यानी कि रिक्तिका बहुत बड़ी होती है, ठीक है, जबकि आपके एनिमल सेल में हो या ना हो ज़रूरी नहीं है। और आपके प्लांट सेल में एक जो चीज़ है आपका क्या, कोशिका भित्ति जरूर पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, बाकी लगभग चीज़ सेम ही होती है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, क्या था, ये दूसरे भाग को बनाती है। आगे आ जाए नीचे, ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक, ठीक है, गोल्जी उपकरण में पैक किया जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल हैं पुटिका में पदार्थ का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। कुछ परिस्थितियों में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। सामान्य शक्कर यानी ग्लूकोज से जटिल शक्कर यानी कि स्टार्च या सेल्यूलोज, जो कि किस में बनता है, प्लांट सेल में। ठीक है, गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। लाइसोसोम क्या होती है, सेल्फ सुसाइडिंग बैग यानी खुद मरने वाले बैग और पचाने वाले बैग। इनका क्या होता है, डाइजेशन का कार्य होता है, या सेल्फ सुसाइडिंग, अगर फट जाते हैं तो ख़त्म हो कर देते हैं कुछ चीज़ों को। संरचनात्मक की दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। दिख रहा है, RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन एंजाइमों को बनाते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट यानी गंदी चीज़ें निपटाने वाला तंत्र है। ये बाहरी पदार्थों एवं कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जब बैक्टीरिया तथा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं तो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। और फिर लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने और कोशिकाएं चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म में व्यवधान कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, लाइसोसोम फट जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब आपकी कोशिका या उसकी झिल्ली खराब हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग भी कहते हैं। अब बेटा ये आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो मुझसे पूछ लीजिएगा। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए मैं आपको दिखाऊं, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है बच्चों, देखिए ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें आपका एनर्जी बनती है, इसे हमारी ऊर्जा तंत्र कहते हैं या कहेंगे पावर हाउस इन इंग्लिश। ओके, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित मतलब छल्ले नुमा होती है। ये वलय यानी छल्ले ATP बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बना देते हैं, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को केवल करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। ATP कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए ATP में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत
अंग है क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं, अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। अब आ जाइए प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड जो प्लांट से बनाते हैं। प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में स्थित होते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, समझ लीजिएगा, क्रोमोप्लास्ट यानी रंगीन तथा ल्यूकोप्लास्ट श्वेत या रंगहीन। बात समझ रहे हो आप? प्लांट भी तो कई तरह के होते हैं ना, जो प्लांट खुद खाना बनाते हैं, जब प्लांट दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जो खाना खुद बनाते हैं उनके में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट यानी रंगीन, और जो आपका दूसरे पर डिपेंड होते हैं उनके में रंगहीन। जिस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट में जिसमें क्लोरोफिल होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक जिसमें स्टार्च, तेल अथवा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। समझ रहे हो बच्चों आप? अब आ जाइए, क्या पढ़ रहे हैं हम? प्लास्टिड। प्लास्टिड तो हमने आपको पढ़ा दिया, संचित रहते हैं। हाँ, इधर आ जाइए। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होते हैं। स्ट्रोमा मतलब बैगनमट। प्लास्टिड बाह्य संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। अब बताइए रसधानी। यहाँ रसधानी यानी वैक्यूल, जिसके अंदर रस उपस्थित होता है। रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। जंतु कोशिका में रसधानियाँ छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप यानी इतनी रसधानियाँ होती हैं कि वो क्या होता है, उनका आयतन कोशिका के 50 से 90% तक होती हैं। ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्वारा द्रव्य भरा रहता है और ये पादप द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाओं को स्फीति यानी कि स्फुरता तथा कठोरता प्रदान करती हैं, यानी कि लचीला कठोर दोनों प्रदान करती हैं। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। ये अमीनो, ठीक है, ये अमीनो, ठीक है, अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपयोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एकक कोशिका जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ अतिरिक्त जल के कुछ अवशिष्ट, ठीक है, पदार्थों शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आगे आ जाइए। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अथवा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगकों की विशिष्ट संरचना के कारण संभव होता है। अतः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचना इकाई है। तो कोशिका क्या है? अतः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत यानी जिसकी ज़रूरत आवश्यक संरचनात्मक इकाई है। यह जीव की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई है। यानी कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक और मूलभूत क्रियात्मक इकाई है। यह आपका आंसर। कोशिका विभाजन। जीवधारियों में वृद्धि होती है, नई कोशिकाएं बनती हैं जिनसे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन यानी हटना और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक दो मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं उसे सूत्री, जो वृद्धि हेतु यानी लंबाई बढ़ने हेतु, ठीक है, उसे सूत्री कहेंगे। बात को समझिएगा, वृद्धि होनी लंबाई बढ़ने हेतु हो रही है उसे क्या कह रहे हैं हम? सूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मात्र कोशिका, तो वही दिख रहा होगा, मात्र कोशिका की भी कहा जाता है, विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिका बनाती हैं। देखो ये आपका मात्र कोशिका है, इसमें संतति कोशिका बना दी, ठीक है, गुणसूत्र जिसमें है, संतति कोशिका बनाती हैं। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। यह जीवों में
वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत में सहायता करती हैं। जंतु और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं, जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करते हैं। यह एक अलग प्रकार का विभाजन। देखिए हमारी बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, आप जानते हो बेटा इस बात को? हमारे अंदर 23 पेयर यानी युग्म 23 युग्म पाए जाते हैं, जिसमें जो 22 हैं वो आपके क्या होते हैं, इन्हें वेजिटेटिव कहते हैं, यानी कि जो आपके सभी के अंदर एक जैसे होते हैं। और जो 23वां होता है वो अगर XX है तो गर्ल और XY है तो बॉय। और ये 23वां जो होता है वो आपका गैमीट बना के आगे प्रजनन को मदद करता है, मतलब आगे उसमें जनन मदद करता है। अलग प्रकार का विभाजन है जिसे अर्धसूत्र कहते हैं, मतलब आधे में टूट जाता है, आधा आधा आ जाता है, जिसमें क्रमशः 2 विभाजन होते हैं। अब जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो इससे दो की जगह 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। नई कोशिकाओं में मात्र कोशिका की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। क्या आप सोच सकते हैं कि संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी क्यों होती है? आधी इसलिए होती है कि आधी माता से आती है और आधी पिता से आती है। तो बेटा आज के लिए इतना ही कार्य, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। तो देखिए आपका हमने 9th में कौन कौन से चैप्टर खत्म करा दिए हैं, ठीक है। अब आपका काम है छुट्टियों में अपने आप पढ़ते रहना। तो देखिए हमने आपके जो ये विषय सूची है इसमें हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये आपका कराया है। पहला और दूसरा चैप्टर फिर करा दिया है आपका 5वां जीवन की मौलिक इकाई, और आपका एक जो आपकी मैम है कौन सी बबीता मैम, उन्होंने गति करा दिया है, ठीक है। तो ऐसे करके आपके कितने चैप्टर हो गए, 1, 2, 3 एंड 4, जो कि आपको अच्छे से याद करने हैं, समझने हैं। कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।